दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग टॉप 20 जीके एमसीक्यू हम लोग करेंगे और यह प्रश्न बहुत से महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न सब क्या होते हैं कि हम इसको पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो यह हम इसको आज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग सभी लोग इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमका पहला प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। तो भूतपूर्व संसद जो सदस्य थे उनके लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? 1974 से, 1976 से, 1978 से, 1992 से। तो यह आपको बताना है। तो इसमें जो व्यवस्था की गई थी तो 1976 से यह व्यवस्था की गई थी। जो भूतपूर्व संसद के सदस्य थे उनके लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को आपको बताना है। तो देखिए कारगिल जो स्मृति दिवस है यह पाकिस्तान और भारत के बीच भारत के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उसके मतलब उसमें भारत विजयी हुआ था। इस विजय दिवस को क्या हुआ था कि जो कारगिल में जो जवान शहीद हुए थे उस जवान शहीदों के स्मृति के लिए यह दिवस मनाया जाता है, कारगिल स्मृति दिवस। और यह कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? और 26 जुलाई को यह कारगिल दिवस खत्म हुआ था, तो इसी के यह स्मृति के लिए यह 26 जुलाई को ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो यह 26 जुलाई ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो कितनी बराबर होती है? 5 गुना होती है, 10 गुना होती है और 15 गुना होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह 15 गुना होती है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? कौन पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, कैप्रोलेक्स, टेफ्लॉन, पॉलीस्टेरीन। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह कैप्रोलेक्स जो है यह नायलॉन नहीं है, पॉलीमर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का यह मुख्य स्रोत है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है आपको बताना है यहाँ पे। तो किससे संबंधित है? विदेशी प्रजाति की जानकारी, आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी, सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियां। तो इसमें रेड डाटा बुक जो है यह आपको बताना है यह किससे संबंधित है। तो देखिए रेड डाटा जो बुक है यह लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं यह लुप्त हो रहे हैं, उसके लिए रेड डाटा बुक यह बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो चिपको आंदोलन को कर्नाटक में दूसरा नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष मित्र आंदोलन, एपिको चालू वाली, पेड़ बचाओ अभियान और पेड़ और इंसान। तो अब चिपको आंदोलन को कर्नाटक में किस आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो कर्नाटक में जो जाना जाता है इसी को अपिको चालू वाली या अपिको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलो कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल, वाट। तो कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारी ऊर्जा की इकाई नहीं है तो यह किलो जूल जो है यह ऊर्जा की इकाई नहीं है, ठीक है ना, यह ऊर्जा की
इकाई नहीं है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और जो किलो, कैलोरी, कैलोरी, वाट, यह सभी ऊर्जा की इकाई हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 10, 11, 24। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप लोग बताइए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह 24 होती है। कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या 12 होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक अयोग बनता है? तो सर्वाधिक यौगिक बनता है, यहाँ पे यौगिक बनता है, यौगिक होगा, सर्वाधिक यौगिक बनता है, आपको बताना है। तो कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक तत्व, कौन सा यौगिक है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आवर्त सारणी में तत्व जो है सर्वाधिक यौगिक बनता है, कौन सा है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह कार्बन, ठीक है, कार्बन ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। यह तत्व सर्वाधिक यौगिक बनता है, ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यौगिक बनाता है, यहाँ पे क्या होता है? बनाता होगा, यौगिक, यौगिक, यौगिक बनाता है, ठीक ना, यौगिक बनाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कार्बन जो है यह सर्वाधिक यौगिक बनाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? कोलिमा ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी। इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो वह कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। क्या कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो चेचू जनजाति आपको बताना है किस क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, एक चेचू जनजाति है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, यह इतने राज्यों में यह चेचू जनजाति पाई जाती है। तो आपको बताना है यह वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा? नागार्जुन, श्रीशैलम और सिमलीपाल, पलामू, जिम कार्बेट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा नागार्जुन, श्रीशैलम, या आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, आप लोग इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। और यह वन्य जीव अभ्यारण्य है, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील, गारो। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति जो बनी, बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, ठीक ना, भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। इससे पहले कौन सी जनजाति थी? तो गोंड जनजाति इससे पहले थी, लेकिन 2011 के बाद जनगणना से पता चला कि भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है? तो आपको बताना है वित्तीय विवरण होता है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। तो किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें यही बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह वित्त आयोग जो है, यह वित्त आयोग या केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो
आपको बताना पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। पर्यावास, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो इसमें कौन सा आपको बताना है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो यह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह उत्पादक। उत्पादक जो है यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। उभयचर, स्तनधारी, पक्षी, क्रोडीकाइट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, यह जो ऑप्शन सही होगा हमारा उभयचर। उभय जो चर होते हैं इसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय भौतिक की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राष्ट्रीय भौतिक की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता। तो राष्ट्रीय भौतिक की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, इसमें से आपको बताना है। तो आप लोग बताइए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह राष्ट्रीय भौतिकी होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय भौतिकी की प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और वह क्षेत्रफल के अनुसार। तो लोकसभा का सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, भीलवाड़ा, कांगड़ा और कच्छ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है यह लद्दाख है, ठीक ना। लद्दाख जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा यह निर्वाचन क्षेत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है तो इसमें कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई। तो खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह मुंबई हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक हैं, तो यह आपको बताना है ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख और दादा भाई नौरोजी और बाल शास्त्री। तो लोकहित के उपनाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह ऑप्शन गोपाल हरि देशमुख को यह लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो यंग जो बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था आपको बताना है। तो टी.एन. नायर ने, ज्योतिबा फूले ने, हेनरी विवियन डेराजियो ने और डेविड हेयर ने। तो आपको बताना है यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हेनरी विवियन डेराजियो ने यह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैली चित्र मिले हैं। तो आपको बताना है किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैली चित्र मिले हैं। बागौर से, मेहरगढ़ से, भीमबेटका से, मस्की से। तो आपको बताना है प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह भीमबेटका से भीमबेटका से यह स्थल गुफा शैली चित्र मिले थे। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है। तो लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विनय पिटका। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह यजुर्वेद। कौन सा ऑप्शन सही है, यजुर्वेद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक इसी में मिलता है। यह साहित्यिक वेद भी कहा जाता है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली सल्तनत में रहट किस से संबंधित था। तो रहट
किससे संबंधित था? कर से, सिंचाई से, आवास से, बंधुआ मजदूरी से। तो दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो रहट आप लोग जानते हैं, यह पहले के समय में ये रहट एक सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। रहट सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, जो बैलों के द्वारा चलाया जाता था। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था? इब्न बतूता ने कहा था कि पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था दौलताबाद, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इब्न बतूता ने किस शहर को कहा था पूर्वी इस्लामी दुनिया? तो यह कहा था दिल्ली को। दिल्ली को कहा था यह पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। तो ऑप्शन हमारा 20 में सही होगा। तो यह आज का 25 प्रश्न थे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।